हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया था और टेस्ट भी मैंने दिया था, तो उनमें काफ़ी बच्चों ने उसको करके मुझे दिखाया। उसमें अधिकतर जो बच्चे थे उन्होंने एक बस मेन मिस्टेक की है कि जो मैंने आपसे नेफ्रॉन या उसका वृक्क का डायग्राम पूछा था, वो डायग्राम वो पूछा था जो कि उत्सर्जन की कार्य की यानी उसकी फिजियोलॉजी को बता रहा है। यानी कि उसमें आपको बताना है कि कहाँ वाटर एंटर कर रहा है, कहाँ पे NaCl बाहर निकल रहा है, तो वो वाला डायग्राम है वो बताना था। बाकी सबने अच्छा दिया और अपना टाइमली मुझे करके दिखा दिया। अब देखो, आज अपन 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वातपोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे आपके नीट वगैरह में उस, तो ये जो चैप्टर है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन। वापस से हिंदी मीनिंग आप निकाल सकते हो कि वाष्प का उत्सर्जन। यानी ये ध्यान हर समय रहना कि जब अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम ये नहीं लिखेंगे वाटर का उत्सर्जन, ये मतलब जल का उत्सर्जन, हम लिखेंगे वाटर वेपर, जल वाष्प का उत्सर्जन। इसीलिए जो ये है उसमें चीज आ रही है कि पहले जो वाटर है वो वेपर में चेंज होगी और फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि ये जो स्टोमेटा है, ये जो रंध्र है, ये किसी गैस को ही एक्सचेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि पानी का या वाटर का भी आगे और भी आएगा, तो वहाँ जल रंध्र होते हैं जिनसे वाटर निकलता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है, जल वाष्प या वाटर वेव का एक्सक्रीशन या बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। अब देखो, सबसे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों के डायग्राम भी दे रही हूँ कि जो फर्स्ट वाला है, 3 इसमें टाइप्स हैं। सबसे पहला है रंध्रीय या स्टोमेटल, सेकंड है उपत्वचीय या क्यूटिकुलर, और थर्ड है आपका वात रंध्रीय या लेंटिसेल। अब ये देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सबसे ज़्यादा जो है ये इसी के द्वारा होता है। ये मान के चलिए 80 to 90% जो है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। और 11th में आपने स्ट्रक्चर पढ़ी रखी है कि कैसी होती है लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो है मीजोफिल या जो है मध्योतक, पर्ण मध्योतक होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पेलिसेड है या फिर जो है स्पॉन्जी कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से कोशिकाएं होती हैं। और इनके ऊपर और नीचे जो है रंध्र पाए जाते हैं। अभी अपन ये भी देख लेंगे कि किसमें ऊपर पाए जाते हैं किसमें नीचे। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों द्वारा जो है गैस का विनिमय होता है और इसी में जो है वाटर वेपर भी बाहर निकाली जाती है। फिर दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये उपत्वचा जो है ये क्यूटिकल अधिकतर किसमें पाई जाती है, जो मरुद्भिद पौधे हैं, जो है थोड़ी मोटी त्वचा वाले हैं, जहाँ की जल का उत्सर्जन हमें नहीं करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मरुद्भिद जो पौधे हैं या जीरोफाइट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अडेप्टेशन क्या है, तो उनको पानी रोकना है, क्योंकि पानी की वैसे ही बहुत कमी है और अगर वाष्पोत्सर्जन से निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। अब जैसे कभी एक क्वेश्चन भी आता है कि ट्रांसपीरेशन इज ए गुड एविल, यानी कि जरूरी भी है लेकिन प्लांट के लिए दुश्मन भी है। तो ये जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, जीरोफाइट्स हैं, उनमें ये क्यूटिकल या उपत्वचा होती है जो पानी को रोकने का काम करती है। अब लेकिन फिर भी सनलाइट से जो है इसमें से वाटर जो है इवोपरेट है वो हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है मरुस्थलीय पौधों में उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर उसके बाद में अगर आप परसेंटेज देखो तो ये 5 to 10% है, वो इतना यहाँ पर होता है। फिर तीसरा है वात रंध्रीय।
जो वात रंध्र होते हैं ये वात रंध्र तने पे पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। और ये देखो आपको ये डायग्राम भी भेज रही हूँ, ये आपने 11th में भी देखा था कि जो तने हैं उस तने की जो त्वचा है या बार्क जिसे अपन कहते हैं उसके फटने के कारण ये वात रंध्र बनते हैं। और इनके द्वारा भी जो है गैस एक्सचेंज तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वाटर भी वाटर वेपर के रूप में निकलता है। पर ये बहुत कम परसेंट, जैसे है 0.1%, यानी कि ना के बराबर इस तरीके का जो है वातपोत्सर्जन क्रिया होती है। तो ये 3 प्रकार हो गए, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। तो इस तरीके से 3 यहाँ पर आपके टाइप्स हो गए। अब अपन सबसे पहले लिखते हैं रंध्री वातपोत्सर्जन, यानी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। और इसमें जो है रंध्र जो है वो आपको पता है, क्योंकि लीफ है उसकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस या अधिचर्म पाई जाती है। और उसमें छोटे छोटे ये छिद्र होते हैं, यानी कि ये जो है व्युत्पन्न किसका है, अधिचर्म का ही है। जैसे मूल रोम था तो उसमें भी अधिचर्म से बना था, ऐसे यहाँ पे भी ये अधिचर्म या एपिडर्मिस से बनते हैं। अब सबसे पहले अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके अंदर वाला जो भाग है वो भाग क्या कहलाता है, वो भाग कहलाता है मीजोफिल या पर्ण मध्योतक। और अगर हम द्विबीजपत्री के देखते हैं तो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली सेट पाई जाती है जिसे अपन खम्भ ऊतक कहते हैं, और स्पॉन्जी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी संरचना होती है। और बीच में इसमें क्या होते हैं, संवहन ऊतक या वैस्कुलर बंडल, और दोनों त्वचा पे जो है रंध्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि किन पत्तियों में दोनों तरफ पाए जाते हैं, किसी में एक तरफ पाया जाता है, किसी में नीचे पाया जाता है, किसी में ऊपर पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने प्लांट्स या लीव्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में अधोरंध्री पत्ती, जैसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोमिक। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें अधिकतर जितने भी आपके द्विबीजपत्री पौधे हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो है निचली, जो नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस पे आपको जो है स्टोमेटा मिलेंगे। दूसरी वाली है हमारी उभयरंध्री, उभय में आपको पता है दोनों, एम्फीस्टोमेटिक या दोनों तरफ। तो यहाँ पर जो है दोनों, ऊपरी भी और निचली भी। और ये इसका एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, इसका रहेगा मोनोकोट या एक बीजपत्री। क्योंकि आपने जैसे जो भी देखे होंगे गेहूं वगैरह के पौधे, तो उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, उनकी पत्तियां अधिकतर खड़ी रहती हैं, यानी कि उसमें दोनों तरफ जो है सनलाइट पड़ती है। तो इस तरीके से इसमें दोनों तरफ, ऊपरी पे भी और निचली पे भी, दोनों पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। फिर तीसरी है अधिरंध्री, यानी कि एपिस्टोमेटिक, यानी इसमें जो है ये आपके जब सारे के सारे कौन से होंगे, ये जलोद्भिद जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी निचली सतह तो पानी में, तो ऊपरी सतह पे यानी कि जो अपर एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस पर जो है यहाँ पर ये पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पूरे के पूरे आपको प्लांट्स जो है उनकी लीफ में स्टोमेटा अलग अलग तरीके से मिलेंगे। संरचना करेंगे। अब ये जो रंध्र की संरचना यहाँ देखो मैंने बता रखा है कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये गार्ड सेल, जिन्हें अपन द्वार कोशिकाएं कहते हैं। और ये इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, काजू जैसी होती है, या आप बीन जैसी कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 पोजीशन है, एक में तो ये खुला हुआ है और एक में बंद है। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है जब आप डायग्राम बनाओ तो इसकी जो अंदर वाली भित्ति है उसको आपको मोटी बनानी है और बाहर वाली भित्ति आपको पतली बनानी है, क्योंकि ये बार बार खुलेगा बंद होगा, तो इस वजह से ये वाली भित्ति आपको मोटी बनानी है। फिर इसमें जो है गार्ड सेल है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाएगा। इसमें केंद्रक भी होता है और इसके चारों तरफ जो है आपको सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स मिलेंगी। तो ये जो संरचना है, ये संरचना किसकी है, रंध्र की, जो नॉर्मल होते हैं। बाकी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं। और इसी गार्ड सेल की सहायता से जो है ये खुलते और बंद होते हैं।
अब यहाँ पे जो स्टोमेटा है या रंध्र है, इन रंध्रों के खुलने और बंद होने के आधार पर कुछ यहाँ पर थ्योरी या सिद्धांत दी हुई है। तो बड़े क्वेश्चन के लिए आपके पास में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें 3 तरीके की जो है यहाँ पर आपकी थ्योरीज दी हुई हैं। बहुत तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कोर्स में 3 दे रखी हैं। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, कि किस तरीके से यहाँ पर रंध्र खुलते और बंद होते हैं। एक तो हमें पता है कि दिन में जो है रंध्र खुलेंगे और रात में बंद रहेंगे, ये तो आपके कंसेप्ट रखने ही है। लेकिन ऐसा डे टाइम में या दिन में ऐसा क्या चीज़ होती है जिससे कि रंध्र खुले रहते हैं और रात में ऐसा क्या हो जाता है कि रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कुछ हमारे पास में ऐसे केमिकल या रासायनिक रीज़न है जिनके सहायता से हम इस क्रिया को समझा सकते हैं, और इसके लिए जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने इन थ्योरीज को दिया है। अब इसमें देखो, सबसे पहले है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, मंड शर्करा परिकल्पना, और ये परिकल्पना किसने दी थी? जेडी सायरे ने। ये यहाँ पे भी मैं आपको इसका इक्वेशन, केमिकल रासायनिक जो अभिक्रिया है वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद में बताना है कि ये जो क्रिया है, ये क्रिया किसने दी या ये सिद्धांत किसने दिया। तो ये सिद्धांत दिया था जेडी सायरे ने। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले, जैसे आपको पता है कि दिन के टाइम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे एनवायरनमेंट में है। लेकिन दिन के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सनलाइट है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? सन की उपस्थिति में। इसलिए ये सारी क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है? सनलाइट पे। तो सबसे पहले जो है प्रकाश संश्लेषण होगा, और उस प्रकाश संश्लेषण के कारण जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी पीएच बढ़ जाती है। पीएच बढ़ने, ये मान के चलिए कि पीएच 7 के आसपास हो जाती है। जैसे ही ये 7 होती है तो उस कारण से जो है रंध्र है वो खुल जाते हैं। और जब रात में होता है तो अपोजिट हो गया। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो नहीं होने पर पीएच क्या हो गई? पीएच कम हो गई, यानी कि एसिडिक हो गई। पीएच 5 के आसपास यहाँ पर रह जाती है, तो उस कारण जो है ये रंध्र बंद हो जाते हैं। और इस समय जैसे मान लीजिए कि जो स्टार्च है वो स्टार्च फॉस्फेट के साथ मिलके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है, और इस तरीके से जो है रंध्र खुल जाते हैं। और जब अपोजिट रात में होता है तो रात में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस से स्टार्च और फॉस्फेट में चेंज हो जाते हैं। तो आपस में ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि कुछ बनेगा, फिर दिन में जैसे मान लीजिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया तो रात में वापस से स्टार्च और फॉस्फेट में चेंज हो गया। अगर आप पीएच देखते हो तो दिन में पीएच 7 है, यानी कि बेसिक है, और जब रात में होता है तो ये एसिडिक हो जाती है, तो पीएच 5 हो जाती है। तो ये जो है ये प्रोसेस जो है सिर्फ नॉर्मल है, स्टार्च का शुगर में चेंज होना और शुगर का स्टार्च में चेंज होना। अब अपने पास में एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गार्ड सेल है उसमें स्टार्च की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो उपस्थिति किसने बताई थी? लॉयड ने। तो उन्हीं लॉयड के अकॉर्डिंग जो है सायरे ने अपनी इस परिकल्पना या हाइपोथेसिस को दिया। फिर दूसरी है स्टीवर्ट्स। अब स्टीवर्ट्स ने भी, आप देखोगे, हालांकि यहाँ पे 4-5 जो है केमिकल रिएक्शंस आ गई, लेकिन अगर आप देखोगे तो वही है, सायरे जैसे ही है कि जो है स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो रहा है, पर इन्होंने इस प्रोसेस को थोड़ा और भी केमिकली बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये स्टीवर्ट्स ने दिया है 1964 में, और इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले वही पीएच जब बढ़ जाती है तो जो स्टार्च है वो स्टार्च फॉस्फेट के साथ मिलके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना रहा है, और इसमें जो एंजाइम है वो कौन सा है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में ये काम हो रहा है। जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है तो यहाँ पे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ये इसमें चेंज कर देता है, और जो 1 फॉस्फेट है वो किस में बदल जाता है? 6 फॉस्फेट में। फिर उसके बाद में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फेटेज
के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फॉस्फेट यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने भी ये कहा कि रंध्र का खुलना और बंद होना किस पे डिपेंड करता है, पीएच पे। अगर पीएच ज़्यादा होगी तो रंध्र खुलेगा और अगर पीएच कम होगी तो रंध्र बंद हो जाएगा। तो दिन में पीएच ज़्यादा है और रात में पीएच कम है। तो इनकी भी जो है लगभग उसी तरीके से है। फिर उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट या आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो है वो मान्यता इस थर्ड वाली जो थ्योरी है उसको मिली, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण। यानी कि इन्होंने ये कहा कि पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से सहायक कोशिकाओं में जाता है और सहायक कोशिकाओं से वापस से गार्ड सेल में आता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया डिपेंड करती है रंध्रों के खुलने और बंद होने का। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी थी फ्यूजिनो ने। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा, यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था लेकिन इसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ा था लेविट ने। तो अगर आपके इसमें आता है तो आप दोनों का नाम दोगे। फ्यूजिनो ने इसको बताया था, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज़ कही तो आपने लिखी और फिर उसको एक्सपेरिमेंट भी किया। तो इस तरीके से जो है फ्यूजिनो ने इसको बताया और लेविट ने उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया। तो दोनों का योगदान यहाँ पर है। अब देखो इसमें ये डायग्राम भी मैं आपको दे रही हूँ कि दिन के समय क्या होता है और वही चीज़ जब आप रिवर्स उल्टे की तरफ चलोगे तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले जब दिन का समय होता है तो गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड होता है। अब ये मैलिक एसिड आपके आगे भी आएगा। तो जैसे ही मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड टूटता है और टूट के किसमें मतलब ब्रेक होता है और मैलेट और हाइड्रोजन आयन बनाता है। अब इसके बाद में जब हाइड्रोजन आयन और मैलेट दोनों अलग हो गए तो जो पोटेशियम आयन है वो पोटेशियम आयन तो जो बाहर है वो पोटेशियम आयन कहाँ अंदर एंटर करने लगते हैं, गार्ड सेल में या द्वार कोशिकाओं में। और आपको पता है कि हमारी जो सेल है वो बैलेंस रखती है। तो इधर पोटेशियम आयन पॉजिटिव है, ये एंटर करेगा तो इसके बदले में हाइड्रोजन आयन है वो बाहर निकलेगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा, पोटेशियम आयन अंदर आएगा तो ये पोटेशियम आयन जो मैलेट है उस मैलेट से मिलके पोटेशियम मैलेट कंपाउंड बना देगा। और यही पोटेशियम मैलेट है जो इसकी ऑस्मेटिक जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। और जैसे ही बढ़ेगा बाहर की तरफ से जो है पानी या आप ये कह सकते हो कि चीज़ें आनी चालू हो जाएगी और ये पूरी जो गार्ड सेल है ये फूलकर अपना मैक्सिमम साइज ले लेगी। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्जिट स्टेज। और जैसे ही ये फूल के बड़ी होगी वैसे ही इसकी जो अंदर वाली इनर वाली वॉल है वो दोनों हट जाएगी और रंध्र खुल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कब हो रहा है, दिन में। ठीक है। अब इसी को अपन अपोजिट चलते हैं कि अब रात में क्या होगा। रात में सबसे पहले जो पोटेशियम मैलेट बना था वो पोटेशियम मैलेट जो है टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। दिन में तो वो यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रात में यूज़ नहीं हो रहा है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पोटेशियम मैलेट टूटना चालू हो जाएगा और फिर वापस से पोटेशियम आयन बाहर जाएगा और हाइड्रोजन आयन अंदर आ जाएगा और वापस से मैलिक एसिड बन जाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट जो है प्रोसेस उस तरीके से यहाँ पर चलेगी। और जब हाइड्रोजन आयन आके मैलिक एसिड बन जाएगा तो इन द्वार कोशिकाओं की स्फीत दाब या जो फूली हुई कोशिका है वो वाटर वेपर को या जो भी और सॉल्यूशन है उनको बाहर त्याग देगी, शिथिल अवस्था में आ जाएगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये वाली थ्योरी है, ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर आती है। अगर बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का मान के चलो, 4 में तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ 3 नंबर में ये जो है थ्योरी आपकी आ सकती है। ठीक है ना। तो आज अपने स्टार्ट कर दिया ये चैप्टर
और चैप्टर के स्टार्ट करने अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है और अभी मैं टेस्ट आपसे ले नहीं पाई थी, तो नेक्स्ट मंडे को मैं वापस से टेस्ट लूँगी। अब आपका एक्सक्रीशन वाला हो गया, हर्ट वाला हो गया, तो अब मैं जो नेक्स्ट आपका टेस्ट लूँगी, अब ये जेनेटिक वाले में मैं आपको स्टार्ट करूँगी और यहाँ पे मैं 2-2 चैप्टर लूँगी क्योंकि चैप्टर छोटे हैं। तो इस तरीके से जो आप तैयारी करना चालू कर दें। ओके, थैंक यू।